अस्सलाम वालेकुम। आज हमने चैप्टर देखा है सिंपल रिग्रेशन एंड कोरिलेशन। सिंपल रिग्रेशन कोरिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही इजी चैप्टर है। इसमें सबसे पहले तो रिग्रेशन के बारे में ये है कि हम यूजुअली अक्सर देखा जाता है कि जिन पेरेंट्स की हाइट जो टॉल नहीं होती तो उनके बच्चों की भी टॉल नहीं होती। जिन पेरेंट्स की हाइट अच्छी होती है, टॉल होती है, तो उनके बच्चों की भी टॉल होती है। तो इस तरह से इसको हम रिग्रेस करना कहते हैं, सेट स्टेप बैक करना भी इस चीज़ को कहते हैं कि जो बच्चों की हाइट है वो पेरेंट्स पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो जो पेरेंट्स की हाइट है वो इंडिपेंडेंट है, जो बच्चों की है वो डिपेंड कर रही है अपने पेरेंट्स की हाइट पे। तो इस चैप्टर में बेसिकली हमने रिग्रेशन और कोरिलेशन देखना है। कोरिलेशन हमें बताता है बेसिकली रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, टू वेरिएबल्स के दरमियान में उससे ज़्यादा मोर वेरिएबल्स के लिए आप मल्टीपल रिग्रेशन पे जाते हैं, मल्टीपल कोरिलेशन पे जाते हैं। तो कोरिलेशन हमें बिटवीन जो है वेरिएबल्स के दरमियान में रिलेशनशिप बताता है, और रिग्रेशन हमें बताता है कि एक वेरिएबल के ज़्यादा या कम होने से दूसरे वेरिएबल पे क्या अफेक्ट आ रहा है, बेसिकली स्ट्रेंथ ऑफ जो है एसोसिएशन। ठीक है, अब इसमें बेसिकली जो हमारा कोरिलेशन है उसकी वैल्यू आप जब देखेंगे, हम क्वेश्चन करेंगे तो -1 से 1 के दरमियान में लाई करती है, और रिग्रेशन की वैल्यू जो है बेसिकली नेचर ऑफ रिलेशनशिप पे होती है। नेक्स्ट ये हमारा जो रिग्रेशन होता है ये हमारे पास फंक्शनल रिलेशनशिप होता है। ठीक है, ये हमें एक कोई फंक्शन के फॉर्म में बता देता है, y इज इक्वल टू a प्लस बी, इस तरह की फॉर्म में हमारा कोई फंक्शन डिफाइन कर देता है। और प्रिडिक्शन, फ्यूचर की प्रिडिक्शन के लिए हम रिग्रेशन यूज़ करते हैं। ठीक है, कोई एस्टिमेट करना या प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं हम रिग्रेशन की बेस पे। कोरिलेशन में बेसिकली हम स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशनशिप देख रहे होते हैं। ठीक है, और डिग्री एंड डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप चेक करते हैं इसमें। कोरिलेशन हमें बताते हैं कि नेगेटिव वैल्यू आई है तो पॉजिटिव वैल्यू आई तो उसकी डायरेक्शन क्या है और उसकी डिग्री क्या है, मतलब स्ट्रेंथ क्या है कि वो मॉडरेट कोरिलेशन है, हाई कोरिलेशन या लो कोरिलेशन है। इस तरह से हम ये रिग्रेशन और कोरिलेशन में ये सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले रिग्रेशन की डेफिनेशन देखने बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन सिंपल रिग्रेशन की और कोरिलेशन की एक से पेपर में आती है। एंड द टर्म रिग्रेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय इंग्लिश बायोमेट्रिशियन सर फ्रांसिस गोल्टन। अब ये चीज़ें तो आपने यहाँ से देख लेंगे। बेसिकली हम यहाँ पे आते हैं कि he described a phenomena which he observed in analyzing the height of children and their parents. He found that though tall parents have tall children and short parents have short children। जो मैंने आपको बात की थी ये बेसिकली ये बताया कि जो बच्चों की हाइट है वो पेरेंट्स पर डिपेंड करती है। The average height of children tends to step back or regress towards the average height of all men. This tendency toward the average height of all men was called regression by Galton. अब नेक्स्ट आता है इसके बाद रिग्रेशन को बेसिकली हम ये क्या है हमारे पास डिपेंडेंस, इट इन्वेस्टिगेट द डिपेंडेंस ऑफ वन वेरिएबल कन्वेंशनली कॉल्ड द डिपेंडेंट वेरिएबल। इसमें एक हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। अगर सिंपल लीनियर रिग्रेशन करते हो, अगर आप मल्टीपल रिग्रेशन पे चले जाते हो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, तो उसमें हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल जो बेसिकली है वो तो एक ही होगा। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वन और मोर देन वन हो जाते हैं, तो फिर वो हमारा ठीक है मल्टीपल रिग्रेशन हो जाता है। And provides a equation to be used estimating or predicting the average value of dependent variable from unknown value of the independent variable. The dependent variable is assumed to be random variable whereas the independent variable is assumed to be fixed values. अभी एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो रैंडम होता है और इंडिपेंडेंट आपका फिक्स होता है। That is not randomly chosen. The relation between the expected value of dependent variable and the independent variable is called regression relation। ठीक है, ये regression relation की definition होगी। When we study the dependence of variable of one single dependent variable is called a simple or two variable regression। ठीक है, ये हमारे पास simple regression की definition है कि when we study dependence of one variable on a single independent variable, when the dependence of two or more random variables it is called a multiple regression। ये सिंपल जो है सिंपल regression की हो गई, ये मल्टीपल regression की हो गई, ये regression relation की definition होगी। Furthermore, when the dependence is represented by a straight line, the regression is said to be लीनियर, अदरवाइज ये चीज़ें कर भी रही है। ठीक है, अगर वो स्ट्रेट लाइन होगी तो वो लीनियर होगा, अदरवाइज फिर वो कर भी लीनियर हो जाएगा। और नेक्स्ट इसके बाद इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान सम टर्मिनोलॉजीज हम यूज़ करते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल को हम या एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है रिग्रेशन भी कहते हैं, प्रिडिक्टेंट भी कहते हैं, रिस्पॉन्स वेरिएबल भी कहते हैं, एक्सप्लेन वेरिएबल भी कहते हैं। ये सब नाम है डिपेंडेंट वेरिएबल के। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के नाम क्या है, नॉन रैंडम या फिर इसको फिक्स भी कहते हैं, रिग्रेसर भी कहते हैं, प्रिडिक्टर भी कहते हैं, जो है रिग्रेशन वेरिएबल भी कहते हैं, एक्सप्लोरेटरी वेरिएबल। बेसिकली अगर देखा जाए तो हमारा जो
इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसमें ओ हर वेरिएबल के दरमियान में लिखा हुआ आता है, तो इससे हम इसको याद रख सकते हैं कि जिन वेरिएबल्स के नेम के दरमियान में ओ लास्ट में आ रहा होता है, ओ आर, तो वो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और जिनके दरमियान में डी आ रहा होता है वो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब ये नेक्स्ट है डिटर्मिनिस्टिक एंड प्रोबेबिलिस्टिक रिलेशन। क्या है, ये भी डेफिनेशन अक्सर आ जाती है कि इन दोनों के दरमियान में डिफरेंशिएट करें। डिटर्मिनिस्टिक हमारे पास और प्रोबेबिलिस्टिक रिलेशन, प्रोबेबिलिस्टिक हमारा स्टैटिस्टिक्स में होता है, स्टैट्स में, और डिटर्मिनिस्टिक हमारा मैथ्स में होता है। जो आपको एग्जैक्टली किसी चीज़ की वैल्यू दे दे वो डिटर्मिनिस्टिक है, और प्रोबेबिलिस्टिक में आपके पास बेसिकली एरर टर्म के इन्वॉल्व होने के चांस होते हैं। The relationship among the variables may or may not be governed by exact physical law. For example, for convenience, let us consider a set of n pair of relation x y. The relation between variable is exactly linear. The अब देखें जैसे कि ये relation है y is equal to a plus bx, ठीक है। इसमें y जो है हमारा y y बेसिकली a जो हमारा वो y इंटरसेप्ट है, b हमारा जो है रिग्रेशन, जो स्लोप भी कहते हैं इसको, रिग्रेशन को भी कहते हैं। नेक्स्ट एक्स हमारा जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वाई हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। इसको ए को हम कहेंगे इंटरसेप्ट, बी को हम कहेंगे रिग्रेशन कोफिशिएंट भी, और स्लोप भी, इसके दो नेम होते हैं। एक्स हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और वाई हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब नेक्स्ट इसके बाद ये हमें यूनिक सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स, अगर हम एक्स की कोई वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमारे पास वाई का एक यूनिक सा रिजल्ट आ जाएगा। द लीनियर रिलेशनशिप सच अ केस इज सेड टू बी अ डिटरमिनिस्टिक मॉडल, ठीक है। इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ डिटर्मिनिस्टिक मॉडल की वैल्यू, ये एग्जाम्पल है, देखिए ये इसका फॉर्मूला स्टैंडर्ड है, एफ इज इक्वल टू 32 प्लस 9/5 सी सेल्सियस, और ये फ़ारेनहाइट, और ये एरिया पाई आर स्क्वायर। इस तरह से कोई हमारे पास वैल्यू डायरेक्ट आ जाए, फिक्स आ जाए, तो उसको हम कहते हैं डिटर्मिनिस्टिक, ठीक है। इसमें कोई चेंज नहीं होगा, आप सी की वैल्यू पुट करेंगे, इसमें आर की वैल्यू पुट करेंगे तो आपको ये दे देंगे वैल्यू। सच रिलेशन के नॉट बी स्टडीड बाय रिग्रेशन, ठीक है। रिग्रेशन में ये चीज़ें हम यूज़ नहीं करते, हम बेसिकली मैथ्स में यूज़ करते हैं इस तरह के मॉडल्स। इन कंट्रास्ट टू above the linear relationship in sometimes situation is not exact, जब exact relation नहीं होता उसको हम कहते हैं probabilistic model, और वही हम basically stats में यूज करते हैं। when we precisely determine a person's weight from his height, as a relationship between them is not expected to follow exact linear form. The weights are given values of age are reasonably assumed to include measurement of random error। अब इसमें एरर आने के चांसेस हैं, हम कह रहे हैं कि हम वेट किसी जो है उसकी हाइट पे से मेजर कर रहे हैं, तो इसमें आपको डिटर्मिनिस्टिक मॉडल इतना एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देगा, आपको ये इनएग्जैक्ट वैल्यू देगा। ये हमारे पास आ जाता है प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल। डिटर्मिनिस्टिक मॉडल में एरर टर्म इन्वॉल्व नहीं होती है, वाई इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, एक हम आपको एग्जैक्ट वैल्यू दे दी है, जबकि इसमें आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती, आपके पास एक एरर टर्म इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो अब इसमें मैं आपको डिफाइन करके बता दूं कि पैरामीटर्स क्या हैं आपके। ये हमारा जो है याद रखना है, y जो है ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, a हमारा जो है y इंटरसेप्ट जिसे कहते हैं, ठीक है, y इंटरसेप्ट। अब y इंटरसेप्ट की बेसिकली डेफिनेशन है क्या, इसको भी मैं डिफाइन करके बता देती हूँ आपको। y इंटरसेप्ट क्या है, the value of y which x equal to 0, the value of dependent variable when independent variable 0, यानी कि आप डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू, ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल 0 हो जाए, x की वैल्यू जब 0 हो जाए, तो ये आपका हो जाता है y इंटरसेप्ट। मैं दोबारा से एक बार इसको रिपीट करती हूँ। आपके पास है बेसिकली वाई इंटरसेप्ट, और ये क्या होता है, जब आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू 0 हो जाए, तो आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल इस फॉर्म में आ जाता है, वाई इक्वल टू ए है। दोबारा रिपीट करते हैं, द वैल्यू ऑफ वाई फॉर विच एक्स इक्वल टू 0, या फिर कह सकते हैं द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल फॉर विच इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज 0। नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है बी, आपके पास जो है रिग्रेशन कोफिशिएंट जिसको कहते हैं, और स्लोप भी कहते हैं, या अक्सर आपसे पूछ लेते हैं रिग्रेशन कोफिशिएंट को एक्सप्लेन करें। तो इसमें रिग्रेशन कोफिशिएंट क्या होगा आपके पास, चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल फॉर अ यूनिट चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कोई यूनिट इंक्रीज आता है, यानी कि एक्स की वैल्यू फॉर एग्जांपल 1 आती है, आ यूनिट चेंज इन एक्स वेरिएबल वो शो करता है आपके डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज, ठीक है। चेंज इन डिपेंडेंट यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज, चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल ड्यू टू चेंज इन द डिपेंडेंट वेरिएबल, आ यूनिट चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल।
अब नेक्स्ट इसके बाद आ जाते हैं हम स्केटर डायग्राम क्या होती है। स्केटर डायग्राम के बारे में आपने जो है 4th चैप्टर में पढ़ लिया था कि आपके पास दो कोई रैंडम वेरिएबल्स होते हैं, उसके थ्रू आप रिलेशनशिप चेक करते हैं कि वो किस तरह का रिलेशन है। इस तरह के अगर आता है ये आप इस तरह के रिलेशन को कहेंगे कि आपके पास पॉजिटिव रिलेशन है, इंक्रीजिंग ट्रेंड शो कर रहा है तो ये पॉजिटिव है, और इसमें बी भी पॉजिटिव होगा, स्लोप पॉजिटिव है, ठीक है, ये इंक्रीजिंग ट्रेंड शो कर रहा है। अगर इस तरह से अगर आपका रिजल्ट आ जाता है तो ये आपका शो कर रहा है डिक्रीजिंग ट्रेंड, और इसमें बी की वैल्यू जो है, स्लोप की वैल्यू, रिग्रेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। अब ये वाला जो है ये रिलेशन, ये आपका कर्वी लीनियर है, ठीक है, ये आपकी स्ट्रेट लाइन थी, ये आपका कर्वी लीनियर हो गया, और इसमें आपका कोई नो रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है, एब्सेंस ऑफ रिलेशनशिप, ठीक है। यहाँ से आपके पैराग्राफ पढ़ लेंगे तो आपको स्केटर डायग्राम की डेफिनेशन और ये पिक्चर्स के बारे में, ये जो डायग्राम के बारे में क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल में आपके पास ये मॉडल होता है जो पॉपुलेशन का होता है, लेकिन हम तो आपको पता है सैंपल का एस्टिमेट कर रहे होते हैं। y इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एप्सिलॉन, ये हमारा रिग्रेशन मॉडल है पॉपुलेशन का। अब इसमें आपके पास अल्फा क्या है, बाय इंटरसेप्ट, बीटा रिग्रेशन कोएफिशिएंट और एप्सिलॉन एरर टर्म। ये बेसिकली प्रॉपर्टीज हैं, असम्पशंस आप एज्यूम करते हैं, ये जो मैनुअल काम करते हैं उनके लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको एक बार रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं हम, ये आपने देख लेना इसको एक बार कि जो इसमें रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स हम जो कैलकुलेट करते हैं, अपने पैरामीटर्स एस्टिमेट करते हैं, वो लीस्ट स्क्वायर मेथड के थ्रू करते हैं। ये बस आपके एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, आपने इससे डेरिवेशन या कुछ नहीं करना, कि आपने जो अपने पैरामीटर हैं वो लीस्ट स्क्वायर मेथड के थ्रू एस्टिमेट किए हैं। एग्जाम्पल 10.1 पे आते हैं, इसमें कंप्यूट द लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन y ऑन x। अब इसमें आपके पास y ऑन x का मतलब है y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और द फॉलोइंग विच इज रिग्रेशन कोएफिशिएंट, व्हाट डज इट मीन। अब आपने इस तरह से लाइन फिट कर लेनी है y ऑन x, y इक्वल टू a प्लस बी एक्स। अगर ये आपको यहाँ पे कहते हैं x ऑन y, तो ये आ जाता है x इक्वल टू a प्लस बी वाई हो जाना था। इसका मतलब है ये देखिए, अगर ये हो जाता x ऑन y तो ये हो जाता एक्स कैप इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, इस तरह से बी वाई से होगा। आपने ये इस तरह से लिखनी थी एक्स ऑन वाई, ये है एक्स ऑन वाई, और वो थी आपके पास वाई ऑन एक्स, ये है आपके पास वाई ऑन एक्स, और ये एक्स ऑन वाई। दोनों तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इस केस में आपका डिपेंडेंट वेरिएबल वाई है और इंडिपेंडेंट एक्स है। इस केस में इंडिपेंडेंट आपका डिपेंडेंट आपका वाई है, एक्स है, और इंडिपेंडेंट आपका वाई है। सबसे पहले तो एसपीएसएस में आपने एंटर कर लेना वेरिएबल एक्स और वाई के नाम से, जो है डाटा एंटर करना, एक्स वेरिएबल और वाई दो वेरिएबल क्रिएट कर लेने। उसके बाद आपने रिग्रेशन इक्वेशन के रिजल्ट में अभी आपको बताती हूँ, बिल्कुल इजी। एग्जाम्पल 10.1, एक्स और वाई जो है दो वेरिएबल्स एंटर कर लिए एसपीएसएस में। इसकी कमांड्स भी ये है आपके पास, आपने एंटर एक्स वाई कर लिया, एनालाइज पे गए, रिग्रेशन पे, लीनियर पे, डिपेंडेंट वेरिएबल वाई और इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका एक्स था। स्टैटिस्टिक पे गए, मॉडल फिट एस्टिमेट आर स्पेस चेंज, ओके। अभी आपके पास ये मॉडल आ गया। अब इसको रन करके देखते हैं। सबसे पहले एनालाइज पे गए, यहाँ से रिग्रेशन पे, रिग्रेशन के बाद यहाँ से लीनियर पे क्लिक किया। नेक्स्ट डिपेंडेंट वेरिएबल में डिपेंडेंट वेरिएबल को ले गए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में एक्स को ले गए। स्टैटिस्टिक में जाके आपने कुछ एस्टिमेट ही आपको चाहिए, अगर आपको आर स्पेस चाहिए होगा तो आप उसको भी हाईलाइट कर सकते हैं। कंटिन्यू एंड ओके। ये हमारे पास आउटपुट आ गया मॉडल्स कोएफिशिएंट्स। ये आपके पास बेसिकली रिजल्ट आया जो आपने लिखना है। ये दोनों हमारे कोएफिशिएंट्स आ गए। हमारा जो बेसिकली मॉडल है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, ये हमने मॉडल लिखना है। ये इसकी जगह पे a का रिजल्ट हमारा आ जाएगा, जो कांस्टेंट के सामने है वो a का रिजल्ट होगा 1.469।
बी की जगह पे जो एक्स के सामने रिजल्ट होगा वो लिखेंगे, ये आपका बी का रिजल्ट होगा 2.831, 7 एक्स आ जाएगा। वाई और एक्स इक्वेशन आ गई। हमने ये जो हमारा फर्स्ट रिजल्ट था ये ए है, और जो सेकंड रिजल्ट है ये हमारा बी है। हमने ए की जगह पे ए की वैल्यू पुट कर दी, बी की जगह पे बी की वैल्यू पुट कर दी, एक्स की जगह पे एक्स रहा, वाई की जगह पे वाई रहा। इस तरह से हमारे पास रिग्रेशन इक्वेशन आ गई। अगर वो फॉर एग्जांपल आपको कहते हैं कि एक्स की वैल्यू यहाँ पे 10 है, तो नेक्स्ट आप जो है वाई को एस्टिमेट करें, तो आप जो है एक्स इक्वल टू 10 यहाँ पे रख देंगे और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास वाई का सिंप्लीफाई होकर कोई एक सिंगल रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ से हम अपने क्वेश्चन देखें, ये 2.83 रिजल्ट और ये बी का भी हमारे पास, आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, 1.47 ये आपका रिजल्ट आया था। अब यहाँ पे उन्होंने कहा इसका मीनिंग भी बताएं, जो आपका बी का रिजल्ट आ रहा है और ए का। The estimated regression coefficient b is equal to 2.831, which indicates that the value of y increase with the unit increase in x। ठीक है, x के इंक्रीज करने से इसमें ये इंक्रीज आ रहा है, ये आपने इसकी जो है b की इंटरप्रिटेशन भी याद कर लेंगे। सिमिलरली 10.2 एग्जाम्पल में भी आप x और y डाटा एंटर करेंगे। उन्होंने कहा है कि द लेंथ इसमें क्या है y गिवन द वेट ऑफ ऑन द स्प्रिंग, यानी कि इसमें आपने करना है y ऑन x, नेक्स्ट का वेट आपका क्या है, x इक्वल टू लोड जो आपका वेट है, गिवन द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। अब फर्स्ट में आपने वाई ऑन एक्स करना है, सेकंड में आपने एक्स ऑन वाई करना है। ये दोनों तरह से भी आप इक्वेशन फिट कर लेंगे, सेम कमांड है इसकी, और डाटा भी एंटर करके आप कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज आ गई, प्रॉपर्टीज ऑफ लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन। फर्स्ट प्रॉपर्टी है द लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन ऑलवेज गोज थ्रू द पॉइंट एक्स बार वाई बार। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एमसीक्यूज में अक्सर आ जाती है, तो आपने याद कर लेनी है। The sum of the deviations of the observed values of y from the least regression line is always equal to 0। ये भी आपका जो है ओरिजिनल वैल्यूज़ का जो आपने लाइन फिट की उससे आप डेविएशन लेते हैं, उसको सम करते हैं, तो वो आपके पास जीरो आएगा। इसको एरर भी कहते हैं, स्पेशली आई भी कहते हैं इसको। द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्व वैल्यू फ्रॉम द लीस्ट डेविएशन लाइन इज मिनिमम। ये आपकी मीन की जो प्रॉपर्टीज आपने देखी थी उसी तरह से है, मीन में भी ये जीरो के इक्वल था और ये मिनिमम था, इसमें भी इसी तरह से है। The least square regression line obtained from random variable is the best fit A and B unbiased estimate of parameter alpha beta। अब अल्फा बीटा के जो एस्टिमेट है वो ए भी हमने एस्टिमेट किए हैं लीस्ट स्क्वायर मेथड के थ्रू। इसके बाद रिग्रेशन लाइन फिट करने के बाद आपसे इसी चैप्टर में कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन भी पूछा जा सकता है। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन क्या है, ये आपके पास आर स्केल की वैल्यू होती है। इसकी बेसिक डेफिनेशन तो आप यहाँ से करेंगे, द कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन विच मेजर द प्रोपोर्शन ऑफ वेरिएबिलिटी ऑफ द वैल्यूज डिपेंडेंट वेरिएबल y एक्सप्लेन बाय इट्स लीनियर रिलेशनशिप विद इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल के जो है उसमें वेरिएबिलिटी जो आ रही है एक्स वेरिएबल लीनियर रिलेशनशिप की वजह से, आपने वो बताना है कि वो कितने परसेंट आ रही है। इज ऑब्टेन्ड बाय द रेशियो ऑफ एक्सप्लेन वेरिएशन द टोटल वेरिएशन। ये तो उन्होंने फार्मूले के थ्रू बता दिया कि ये इस तरह से इसका फार्मूला आता है। और इसको रो स्केल जो है ये आपका पॉपुलेशन का पैरामीटर होता है, और आर स्केल जो आपका स्मॉल आर स्केल, इसको आप सैम्पल्स एस्टिमेट करते हैं। आमतौर पे आप सैम्पल्स के ही जो डाटा को एस्टिमेट कर रहे होते हैं, पॉपुलेशन पैरामीटर से नहीं कर रहे होते। और इसकी वैल्यू आपके पास जो है रेंज लाई करेगी 0 से 1 के दरमियान में। ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन की रेंज क्या है, तो डिफरेंट ऑप्शन दिए हो सकते हैं -1 से 1। तो आपने 0 से 1 वाला जो है वो उसको देखना है, ये इसकी रेंज होगी 0 से 1 के दरमियान में। ठीक है, यहाँ से भी आप थोड़ा सा इसको रीड कर लेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और इसकी इंटरप्रिटेशन आप बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ज़रूर आपने करनी है। फॉर एग्जाम्पल आर स्केल की वैल्यू आपके पास 0.93 आ जाती है, तो ये क्या इंडिकेट करेगी, देखिए अगर आपका ऑनलाइन पेपर होता है फॉर एग्जांपल, तो आपको इस तरह की इंटरप्रिटेशन भी पेपर में आ सकते हैं कि आर स्केल की वैल्यू दे दी, आर की वैल्यू दे दी, बी की वैल्यू दे दी, तो वो कह देंगे इसकी इंटरप्रिटेशन करें। अगर आर स्केल की वैल्यू फॉर एग्जाम्पल 0.93 आती है तो क्या इंडिकेट करती है, 93% वेरिएबिलिटी इन द डिपेंडेंट वेरिएबल इज एक्सप्लेन बाय एक्स वेरिएबल। ठीक है, ये याद कर लेनी है। 93% वेरिएबिलिटी इन द ऑफ द वेरिएबिलिटी दैट in y is explained by its linear relationship with the independent variable। 7% of the variation is due to chance or other factor। ठीक है,
अगर ये फॉर एग्जांपल वैल्यू आ जाती है यहाँ पे 97, तो आपने क्या कहना था, 97% वेरिएबिलिटी इन वाई या डिपेंडेंट वेरिएबल ड्यू टू इट्स लीनियर रिलेशनशिप विद इंडिपेंडेंट वेरिएबल। फॉर एग्जांपल 10.4 आपको गिवन है, उन्होंने कहा है टेकिंग वाई एज अ डिपेंडेंट वेरिएबल और द डाटा 10.2 इट कैलकुलेट टोटल वेरिएशन। अब ये आपने मैनुअल तो करना नहीं, तो आपने कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन और उसकी इंटरप्रिटेशन आ सकती है आपको। हमने 10.2 का जो है डाटा एंटर किया और इसकी कमांड्स भी आपके पास है, यही कमांड आपने यूज़ करनी है। देखिए एनालाइज, रिग्रेशन, लीनियर, डिपेंडेंट वेरिएबल में वाई को ले गए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में एक्स को ले गए, स्टैटिस्टिक पे गए, मॉडल फिट को क्लिक किया, एस्टिमेट्स पे आप आर स्केल को क्लिक किया और आपके पास ये रिजल्ट आ जाएंगे। अब दोबारा से हम करते हैं इसको। एसपीएससी में हमने डाटा एंटर कर लिया 10.2 का, आपने डाटा एंटर कर लिया। एसपीएससी में एक्स और वाई जो है दो वेरिएबल एंटर कर लिए और उसके बाद एक्स की वैल्यूज वाई की वैल्यूज एंटर करने के बाद हमने जो कमांड अभी मैंने आपको दिखाई उसके थ्रू किया। एनालाइज पे गए, यहाँ से हम रिग्रेशन पे गए, रिग्रेशन के बाद आप चले जाएंगे लीनियर पे और डिपेंडेंट वेरिएबल वाई है उसको डिपेंडेंट वेरिएबल में मूव किया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आपने इंडिपेंडेंट में मूव किया। इसके बाद आप स्टैटिस्टिक पे गए, यहाँ से आपने मॉडल फिट को क्लिक किया, आर स्केल को क्लिक कर दिया। ठीक है, आर स्केल चाहिए ना आपको, नेक्स्ट कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया और ओके किया, तो आपके पास आर स्केल की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये आपके पास आर स्केल की वैल्यू आ गई 0.954। और ये आपके पास दोबारा से मॉडल अगर जो है लाइन आप मॉडल की जो आपको चाहिए है अगर कोफिशिएंट, तो ये आप देखें, ये आपके पास ए का रिजल्ट आ गया, ये बी का रिजल्ट आ गया और ये आपके पास आर स्केल की वैल्यू आ गई। ठीक है, 0.954 ये आर स्केल की वैल्यू आ गई। एडजेसेंट आर स्केल भी आपको आ जाता है यहाँ से और आर कोरिलेशन भी आ जाता है। फिलहाल आपको आर स्केल की वैल्यू चाहिए है तो 0.954 आ गई। अब ये क्या शो कर दिया है, 95.4% वेरिएबिलिटी इन डिपेंडेंट वेरिएबल इज ड्यू टू लीनियर रिलेशनशिप विद इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये बुक में भी आपके इसको दिख लेते हैं। रिजल्ट आ गया हमारे पास 95.4 या 95.8, थोड़ा बहुत राउंड ऑफ एरर आ गया। 95.8% ऑफ द वेरिएबिलिटी इन वाई, द लेंथ ऑफ सिबलिंग वेरिएबल उन्होंने नेक्स्ट डिफाइन कर दिया जो आपका वाई वेरिएबल था, इज ड्यू टू इट्स लीनियर रिलेशनशिप विद एक्स। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने एक्स जो वेरिएबल उसका नेम डिफाइन कर दिया। अब यहाँ पे नेक्स्ट आपका टॉपिक आ जाता है कोरिलेशन क्या होता है। सेम कमांड्स है पूरे चैप्टर में, सेम कमांड है इसकी। नेक्स्ट इसके बाद कोरिलेशन क्या है आपके पास, correlation like covariance is a measure of degree to which any two variables vary together। अब इसमें आपने बेसिकली जो है चेंज इन वेरिएबल देखना होता है, वेरी टुगेदर कैसे करते हैं वेरिएबल्स आपस में, इनके दरमियान में वेरिएबल्स के दरमियान में उनका रिलेशनशिप चेक करना होता है। जैसे कि अगर एक वेरिएबल के बढ़ने से दूसरे वेरिएबल पे क्या इफेक्ट आ रहा है, एक वेरिएबल के कम होने से दूसरे वेरिएबल पे क्या इफेक्ट आ रहा है। ये कोरिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी और लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है। अगर ऑनलाइन पेपर होते हैं तो उसमें भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से आपको कोई वैल्यूज़ दे देंगे और कह देंगे कि इसको डिफाइन करें। मैं आपको बताती हूँ, आपने अच्छी तरह से जो है अपने माइंड में रखना है इन चीज़ों को। अगर फॉर एग्जांपल आर की वैल्यू कोरिलेशन की वैल्यू आपकी -1 से 1 के दरमियान लाई करती है, -1 से +1 के दरमियान में। ठीक है, अगर आर की वैल्यू आपके पास आ जाती है -1, तो ये क्या शो करेगी आपके परफेक्ट, ठीक है, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन होगा ये आपका परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है, अगर ये वैल्यू हो जाती है आर इक्वल टू +1, तो फिर क्या हो जाएगा, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन की एग्जांपल आप इस तरह से ले सकते हो। देखिए, अगर कोई चीज़ एक बढ़ी है तो उसके दूसरी कोई चीज़ भी बढ़ जाए उसके साथ। जैसे कि अगर आप ये एग्जांपल ले लें, फॉर एग्जांपल जैसे जैसे चिकन जो है यानी कि जो मुर्गी है वो जैसे जैसे उसकी एज बड़ी होती जाती है तो फिर जो है अंडे कम देना देती है। ठीक है, ये आप रिलेशनशिप देख सकते हो कि जैसे जैसे उसकी एज ज़्यादा होती जाती है तो वो अंडे कम देना हो जाता है। सॉरी, ये तो नेगेटिव के रिलेशन में आएगी, नेगेटिव के केस में। पॉजिटिव के केस में ये आएगा कि जैसे जैसे आपकी जो है पॉपुलेशन इंक्रीज करती है तो आपके जो नंबर हॉस्पिटल की जो है वो भी इंक्रीज करेंगे।
एज पॉपुलेशन इंक्रीज सो नंबर ऑफ हॉस्पिटल ऑल्सो इंक्रीज, यानी कि एक वेरिएबल के इंक्रीज करने से दूसरे वेरिएबल को अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसको आप पॉजिटिव कोरिलेशन कहेंगे, और एक वेरिएबल के कम होने से दूसरा वेरिएबल जो है, एक वेरिएबल के बढ़ने से दूसरा वेरिएबल कम हो रहा है तो उसको आप नेगेटिव कोरिलेशन कहेंगे। ठीक है, पॉजिटिव कोरिलेशन को आप देखते हैं जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज करती है हॉस्पिटल भी इंक्रीज करते हैं। नेगेटिव कोरिलेशन में आप देख सकते हैं, परफेक्ट नहीं होगा लेकिन मैं वैसे बता रही हूँ, जैसे जैसे जो है मुर्गी की एज इंक्रीज करती है तो फिर वो अंडे देना कम कर देती है। और नो कोरिलेशन भी होता है, आर इक्वल टू जीरो की वैल्यू भी होती है, आपके पास आर इक्वल टू जीरो आ जाए तो वो क्या होता है, नो कोरिलेशन। अब ये क्या है कि अगर जैसे जैसे जो है इसमें तो कोई चीज़ इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर रही होती, इसमें ये रेशियो होता है कि जैसे कि आईक्यू लेवल किसी इंडिविजुअल का या उसका शू साइज आपस में इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट है या नहीं, उनके दरमियान में कोई रिलेशनशिप नहीं है, यानी कि किसी इंसान का शू साइज और उसका आईक्यू लेवल आपस में कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता, तो इस तरह के रिलेशन को हम कहेंगे नो रिलेशन, उनके दरमियान में कोई रिलेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता है। अब मैं आपको बता दूं कि आर की वैल्यू, डिफरेंट वैल्यूज क्या आपको शो करेंगी। अगर आपके पास आर की वैल्यू आ जाती है एग्जैक्टली वन, तो वो शो करेगी परफेक्ट रिलेशनशिप या स्ट्रॉन्ग, वैसे इसको परफेक्ट ही कहेंगे। अगर आपकी वैल्यू आ जाएगी आर इक्वल टू 0.75 से अबव, ठीक है, इसको हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। याद रखना 0.75 से अबव अगर आपकी वैल्यू आ जाती है तो ये स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है। ठीक है, तो उन वेरिएबल्स के दरमियान जिनका रिजल्ट आपका 0.75 से अबव आ गया वो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होगा। जिन वेरिएबल्स का आर का रिजल्ट 0.5 आ गया, ठीक है, तो वो आपका शो करेगा मॉडरेट रिजल्ट। ठीक है, और अगर आपका आर का रिजल्ट आ गया 0.3 तो ये आपका हो जाएगा वीक रिलेशनशिप। ठीक है, 0 से 0.3 के दरमियान में अगर रिजल्ट आ जाता है तो ये आपका वीक रिलेशनशिप होता है। 0.5 या इससे अबव आ जाता है 0.6 या 0.65, इस तरह से रिजल्ट आ गया तो आपका मॉडरेट हो जाएगा। 0.7 होगा तो आपका स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होगा। मैं आपको दोबारा से रिपीट करती हूँ, कोरिलेशन आपके पास दो तरह की होती है, पॉजिटिव या नेगेटिव। एक चीज़ की इंक्रीज करने से दूसरी चीज़ इंक्रीज कर रही है तो ये पॉजिटिव होगा, एक चीज़ की इंक्रीज करने से दूसरी चीज़ डिक्रीज कर रही है तो ये आपके पास नेगेटिव होगा। अब पॉजिटिव में उन्होंने फर्दर बता दिया उसकी पॉजिटिव में उन्होंने बता दिया कि आपकी जो बेसिकली अगर वैल्यू 0.75 से अबव आ गई तो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, 0.5 आ गई या उसके आसपास तो उसका मतलब मॉडरेट रिलेशनशिप है, और अगर 0.25 या 0.3 आ गई इस तरह से तो उसके दरमियान में वीक रिलेशनशिप, और आर इक्वल टू 0 आ गया तो इसका मतलब है नो रिलेशनशिप। ठीक है, ये आपको मैंने बता दिया कि आर की वैल्यू को आपने इंटरप्रेट कैसे करना है। ये आपको अगर ऑनलाइन पेपर होते हैं या एमसीक्यूज में तो आते ही है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपको आता है कि आर की कोई वैल्यू दे के कह देंगे कि ये बताएं डिफाइन करके इसका रिलेशनशिप कैसे है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम इसकी जो है डेफिनेशन पढ़ लें, इसकी डेफिनेशन भी इम्पोर्टेंट है। In other words, two variables are said to be correlated if they are tend to simultaneously vary in the same direction. ठीक है, if both variables tend to increase या decrease together, the correlation is said to be positive relation. अगर वो दोनों वेरिएबल इंक्रीज कर रहे हैं या दोनों वेरिएबल डिक्रीज कर रहे हैं तो इसको हम पॉजिटिव कोरिलेशन कहेंगे। जैसे कि लेंथ ऑफ एन आयरन बार विल इंक्रीज as the temperature increase. If one variable increase, other variable decrease, the correlation is said to be negative or inverse. जैसे कि volume of gas will decrease as temperature increase. ठीक है, it is worth remarking that in relationship we uh, assume the strength of relationship independence। अब याद रखना आपने strength of relationship को interdependence कहते हैं between two variables। Both variables are random variables and they are treated symmetrically। There is no distinction between the dependent variable and independent variable in the regression. By contrast, we are interested in determining the dependence of variable। तो यहाँ से इसको आपने अच्छी तरह से देख लेना कि उन्होंने बताया कि पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होती है, नेगेटिव कोरिलेशन क्या होती है, कोरिलेशन क्या होती है। और नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है ये फॉर्मूला, ये आपने तो मैनुअल करना ही, जो मैनुअल करते हैं वो करते हैं। एग्जाम्पल 10.5 पे आ गई, आपके पास एक्स और वाई दो डाटा सेट ये बना रखा है। कैलकुलेट प्रोडक्ट मूवमेंट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। आपने कोरिलेशन जो है इनकी कैलकुलेट करनी है। हमने डाटा ऑलरेडी मैंने एक्सप्रेशन में एंटर किया हुआ एक्स और वाई। ठीक है, दो वेरिएबल एंटर कर लिए और ये हमारे पास डेसिमल जीरो थे तो इस तरह से हमने एंटर कर लिए। अब इसकी जो है कमांड ये भी देखने आप, इसकी कमांड एनालाइज कोरिलेट बाय वेरिएट कोरिलेशन वेरिएबल एक्स वाई ओके की, और आपके पास रिजल्ट आ गया। अब इसको इंटरप्रिटेशन भी आपने करनी होगी। हमने एनालाइज पर गए, एनालाइज पे जब हम रिग्रेशन कर रहे थे तो रिग्रेशन पे गए थे, अब कोरिलेशन कर रहे हैं तो कोरिलेट पे गए।
नेक्स्ट इसके बाद दो वेरिएबल्स के दरमियान में कोरिलेशन है तो बाई वेरिएट पे मूव करिए। नेक्स्ट हमने यहाँ पे एक्स को और वाई दोनों वेरिएबल्स को मूव कर दिया, ओके कर दिया। पेयर्सन कोरिलेशन चाहिए आपको, बस आपने ओके कर दिया और इसके बाद आपके पास आउटपुट में आर की वैल्यू आ जाएगी। ये जो है 0.806 आपके पास आर की वैल्यू, बस आपको ये रिजल्ट चाहिए होगा, अदरवाइज बाकी सारे टेबल की आपको कोई जरूरत नहीं है। 0.860 अब बुक में देखें ये रिजल्ट है, बुक में देखें ये 0.806 रिजल्ट है। अब ये आपका क्या शो करता है, ये आपको बेसिकली स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप शो करता है। अगर ये वैल्यू 0.5 होती तो मॉडरेट होता, अगर ये 0.3 होती तो वीक, अगर ये 0 होती तो नो रिलेशनशिप। अब ये 0.8 है तो ये अप्रोक्सीमेटली स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, अगर 1 आ जाए तो एग्जैक्टली या परफेक्ट रिलेशनशिप हो जाता है। यहाँ पे जो है आपके ये कोरिलेशन भी हो गया। इसकी जो कोरिलेशन की हम प्रॉपर्टीज देख लें, अब ये आपने देखना है कोरिलेशन एंड कॉजेशन क्या होती है, ये डेफिनेशन भी ऊपर आ जाती है। द फैक्ट दैट है बेसिकली कोरिलेशन वही उसी तरह से कैलकुलेट करनी है। द फैक्ट दैट कोरिलेशन एग्जिस्ट बिटवीन द टू वेरिएबल्स नॉट एम्प्लॉय कॉज एंड इफेक्ट, यानी कि सम टाइम आपकी जो कोरिलेशन की कोई ना कोई वैल्यू आ जाती है जबकि उन वेरिएबल्स के दरमियान में कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे कि मैंने आपको बताया शू साइज और आई की लेवल में कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता है, कोई भी जो सेंसिबल है वो उनके दरमियान में रिलेशनशिप नहीं निकालेगा। और अगर आप हो सकता है कि इसकी वैल्यू कोई ना कोई आ जाए, या फिर आप कहते हो कि बनाना खाने से उस किसी भी सिटी में जो लोग हैं बनाना ज़्यादा खाते हैं तो उस सिटी के लोगों को कैंसर ज़्यादा है। इसके दरमियान में कोई रिलेशनशिप तो नहीं है, लेकिन हो सकता है इनके दरमियान आप कैलकुलेट करें तो कोई रिजल्ट आ जाए। ठीक है, हो सकता है वो किसी और जो है थर्ड किसी वेरिएबल की वजह से आया और हम कोज एंड इफेक्ट समझ के, यानी कि कोई और कोज होगी तो उसकी वजह से इस पर इफेक्ट आया होगा, लेकिन हम कह देंगे इनके दरमियान में कोरिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है। हालांकि वो कोरिलेशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा, वो किसी थर्ड वेरिएबल की वजह से उसमें शो कर रहा है रिलेशनशिप। ठीक है, ये आप देख सकते हो, इसकी डेफिनेशन भी आपने यहाँ से कर लीजिएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ आर के हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी द कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर इज सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल एक्स एंड वाई। अब इसमें उन्होंने कहा है कि आपका जो कोरिलेशन है आर एक्स वाई या आर वाई एक्स, आप दोनों तरह से कैलकुलेट करें सेम रिजल्ट आएगा, चाहे आप पहले एक्स को एंटर करें फिर वाई को एंटर करें, या पहले वाई को फिर एक्स को एंटर करें, यानी कि इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल का कोई वो नहीं है, जिसको मर्जी आप पहले एंटर और बाद में एंटर करके कर सकते हो, निकाल सकते हो कोरिलेशन में। और इसकी रेंज -1 से 1 के दरमियान में लाई करती है, और कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज डिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी है इसके, इसमें इन केस ऑफ बाइवेरिएंट पॉपुलेशन वेयर एक्स एंड वाई बोथ आर रैंडम वेरिएबल्स आर इज ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू रैंडम वेरिएबल। आपका जो कोरिलेशन है वो ज्योमेट्रिक मीन होता है दो, अगर आप एक्स एंड वाई और एक्स के थ्रू दो रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स निकाल लेते हैं दोनों लाइंस के, उन दोनों का आप मल्टीप्लाई करोगे उसका अंडर रूट लोगे, वो आपका रिग्रेशन आ जाएगा, कोरिलेशन आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आते हैं इसके बाद ऐसे क्वेश्चन देख लें। यहाँ तक आपके इस चैप्टर के जो है टॉपिक्स कवर हो गए हैं। अब ये आपने एक्सरसाइज के जो ट्रू फॉल्स के देख लेने हैं, और ये रीड कर लेते हैं मल्टीपल एमसीक्यूज जो है मैं वो रीड कर लेती हूँ। व्हेन द स्लोप ऑफ रिग्रेशन लाइन इज नेगेटिव द फॉलोइंग इज नेगेटिव। When the slope of regression line is negative, the following statistic is also negative। इसमें हमारे पास R आ जाएगा, अगर आपका रिग्रेशन यानी कि B की वैल्यू नेगेटिव है तो R की वैल्यू भी नेगेटिव होगी। If there is no linear relationship between the two variables, then the which of the following does not hold, A is equal to 0, उस केस में भी होल्ड नहीं करेगा। कोरिलेशन कोएफिशिएंट R इक्वल टू 0.7, तो ये आपका क्या जो है शो करता है बेसिकली, अगर इसका पार्ट स्क्वायर निकालते हो तो वो 0.49 आ जाएगा। द डिपेंडेंट वेरिएबल इज आल्सो, डिपेंडेंट वेरिएबल के ये सारे नेम आपको बताया था मैंने, जिसमें डी डी आता है वो सारे डिपेंडेंट वेरिएबल के नाम होते हैं, तो ऑल आ जाएगा। इन रिग्रेशन कोएफिशिएंट वाई इक्वल टू सी, आपको पता है कि रिग्रेशन लाइन है बेसिकली बोथ एक्स एंड वाई वेरिएबल्स आर, एक्स और वाई इसमें क्या हो जाएंगे हमारे पास, एक्स जो है हमारे पास आपको पता है फिक्स है और वाई आपका रैंडम होता है। नेक्स्ट इसके बाद वेरिएशन ऑफ वाई वैल्यूज अराउंड द रिग्रेशन लाइन इज मेजर्ड बाय, ये आपका बी पार्ट के थ्रू आप मेजर करेंगे, फंक्शन वाई माइनस वाई हैड स्क्वायर। नेक्स्ट इसके बाद, लेकिन ये आपने इसका फॉर्मूला नहीं किया इसलिए आपको क्लियर नहीं होगा। इफ बोथ द डिपेंडेंट वेरिएबल्स इंक्रीज साइमल्टेनियसली
देन द कोरिलेशन बोथ कोएफिशिएंट विल बी रेंज 0 to 1। अब देखिए दो एक वेरिएबल का बढ़ने से दूसरा वेरिएबल भी बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है रेंज 0 से +1 के दरमियान में लाई करेगी, -1 से +1 के दरमियान में नहीं, 0 से 1, क्योंकि इंक्रीजिंग है ना, इंक्रीजिंग के दरमियान में वो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट अबाउट द कोरिलेशन कोएफिशिएंट, इट पासेस थ्रू द मीन ऑफ द डाटा। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आता है इफ द अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन बिटवीन वेरिएबल x एंड y इज 0.40, देन आर स्क्वायर इज, ये आर स्क्वायर आप 0.6 आ जाएगी। ठीक है, ये तो उसके दरमियान में अनएक्सप्लेन की वजह से आई है, तो एक्सप्लेन की वजह से 0.6 आ जाएगी। द स्ट्रेंथ ऑफ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल y एंड x इज मेजर्ड बाय आर स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप आप कोरिलेशन के थ्रू निकालते हैं। अब इसके बाद हम क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर आपने करना है 10.6। ठीक है, ये 10.6 करना है आपने। डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ लीस्ट के रिग्रेशन लाइन, आपने एक्स वाई एंटर किया और रिग्रेशन लाइन फिट कर ली। नेक्स्ट रूल का फाइंड द प्रेडिक्टेड वैल्यू ऑफ वाई व्हेन एक्स इज दिस। जब आपके पास लाइन फिट होके आ जाएगी तो आप उसमें वैल्यू देखिए, जैसे कि आप अगर आपके पास फॉर एग्जांपल ये रिजल्ट आता है, ये रिग्रेशन लाइन फिट होके आ गई। अब उन्होंने एक्स की वैल्यू यहाँ पे बता दी है, एक्स की वैल्यू उन्होंने कह दिया 10 है, 11 है, 15 है, 17 है, 19 है, 20। आप पहले 11 यहाँ रखोगे, उसको मल्टीप्लाई करोगे, प्लस ये वाला वैल्यू कर दोगे, आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी। फिर आपने नेक्स्ट वैल्यू 11 रखोगे, फिर मल्टीप्लाई करोगे, फिर प्लस ऐड करोगे, आपके पास सेकंड वैल्यू। सो आप इस तरह से एंटर करते जाओगे एक्स की वैल्यू, और ये आपके पास सिंप्लीफाई होकर वैल्यू आ जाएगी। आप एस्टिमेट कर रहे हो, ठीक है, रिग्रेशन में अगर वो एस्टिमेट करने के लिए कहते हैं तो आपने इस तरह से करना होगा। नेक्स्ट इसके बाद यूज द प्रिडिक्टिव वैल्यूज फाउंड अपस्टैंड, ये आपका सी पार्ट नहीं है इसमें। 10.7 आपने कर लेना है, इसमें एक्स वाई एंटर करेंगे, स्कैटर प्लॉट बना लेंगे, आपको मैंने इसकी कमांड बताई हुई थी सेकंड चैप्टर थर्ड चैप्टर के साथ। नेक्स्ट इसके बाद कैरी आउट द नेसेसिटी कंप्यूटेशन, आपने फिर रिग्रेशन लाइन फिट कर लेनी है। उसके बाद आपने फोर्थ पार्ट कर लेना, उसमें आपने एक्स इक्वल टू 10 जो लाइन आपकी आई है उसमें एक्स की जगह पर 10 वैल्यू पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, आपके पास वाई आ जाएगा रिजल्ट। नेक्स्ट इसके बाद 10.11, इसमें भी आपके पास एक्स और वाई की वैल्यूज हैं, आपने स्कैटर डायग्राम बना लेनी है और रिग्रेशन लाइन फिट कर लेनी है। और नेक्स्ट इसके बाद आ जाएंगे 10.10 पे, इसमें भी आपने लाइन फिट कर लेनी है। स्टैंडर्ड एरर आपने नहीं कैलकुलेट करना, ये आपके कोर्स में नहीं है सच। इसके बाद आपने लीस्ट जो रिग्रेशन लाइन आता है, बेसिकली स्टैंडर्ड एरर आ जाता है, जो आप जब वही कमांड है स्टैंडर्ड एरर सामने लिखा होता है वैल्यूज के। नेक्स्ट इसके बाद आपने जो है रिग्रेशन लाइन फिट कर लेनी है, एक्स और वाई की वैल्यू पुट करके जो है रिग्रेशन लाइन फिट कर ली। इसके बाद ये आपकी पहले वाई और एक्स की, फिर एक्स और वाई आ गई, दो तरह से लाइन फिट होगी। इसके बाद इसमें आपने डिपेंडेंट वेरिएबल में वाई को मूव करना है, इंडिपेंडेंट में एक्स को। इसमें आपने डिपेंडेंट वेरिएबल में वाई को डिपेंडेंट वेरिएबल में सॉरी एक्स को, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में वाई को मूव करना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा 10.11 करना है आपने, 10.14, इसके बाद 10.18, 10.18 करेंगे, इसमें आपने कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन उसको इंटरप्रिटेशन करनी है। 10.19 इसमें भी कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन कोरिलेशन और इंटरप्रिटेशन करेंगे। यहाँ पर डिटर्मिनेशन यानी कि आर स्क्वायर उसकी इंटरप्रिटेशन, और यहाँ पे आर और उसकी इंटरप्रिटेशन। 10.20 करना है, इसमें कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। 10.21 करना है, और 10.21 का ये डी पार्ट। यहाँ तक आपने ये क्वेश्चन इसके कर लेने। आई होप आपको आज का लेक्चर भी समझ आ गया होगा, कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल ईजी है। एक ही कमांड यानी कि दो कमांड्स ही हैं, उसकी बेस पे आपने ये सारा कैलकुलेट कर लेना।